घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 की बढ़ोतरी। दिल्ली में सिलेंडर की अब कीमत 942 रुपए हुई। सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 16 जून को आएगा आदेश। सिखों पर दिए गए बयान का मामला, लंबित पुनरीक्षण याचिका पर आएगा आदेश। वैष्णो देवी जा रही ट्रेन लुधियाना में 2 हिस्सों में बटी। 1200 यात्री बाल बाल बचे। हाई स्पीड में होती तो जाती ज्यादा नुकसान हो जाता। राबड़ी देवी और तेजस्वी ने अपनी सुरक्षा लौटाई। सरकार के सिक्योरिटी घटाने पर नाराजगी। बंगले के बाहर डंडे लेकर खड़े हुए कार्यकर्ता। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। कानपुर देहात, जालौन जाएंगे पंकज चौधरी। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। एमपी राजस्थान में आंधी बारिश, कई जगह पेड़ गिरे। गोवा में मानसून बाढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी का अभियान विश्वास, विकास और जन कल्याण जनसंपर्क अभियान देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी बीजेपी। केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी पार्टी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होंगे कई आयोजन और जनसभाएं, संवाद कार्यक्रम और जनसंपर्क गतिविधियां होंगी। बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच लेकर जाएंगे सरकार की उपलब्धियां। 12 वर्षों की विकास यात्रा को लेकर देशव्यापी अभियान शुरू। विश्वास, विकास और जन कल्याण देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी बीजेपी। केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी पार्टी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होंगे कई आयोजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? बीजेपी देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर अब सरकार के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर ये रखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास, विश्वास और जन कल्याण नाम का एक स्लोगन दिया गया है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कार्यकर्ताओं को, सामाजिक लोगों को, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, पदाधिकारियों को, सबको जनसंपर्क एक अभियान चलाने के लिए करेगी। इसके तहत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कार्यक्रम चलेगा। फिर उसको धरातल तक उतारने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि हर आदमी तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया जाए और मोदी सरकार की जो 12 साल की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए, जन जन को बताया जाए और उनको समझाया जाए
कि कैसे जनहित, समाज हित, प्रदेश हित, देश हित और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर केंद्र सरकार में काम कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में ही चलने वाली केंद्र सरकार की अगुवाई में जिस तरह से कामकाज हो के रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एक 12 साल मोदी सरकार के पूरे होने के जश्न के तौर पर देखा जा सकता है, संगठनात्मक मजबूती के तौर पर देखा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का अभियान देखा जा सकता है और 12 साल का जश्न भी देखा जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होंगे कई आयोजन। बीजेपी देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच लेकर जाएंगे सरकार की उपलब्धियां। और दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से खबर, 8 जून को होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आज टीएमसी सुप्रीमो पहुंच रही हैं दिल्ली। ममता बनर्जी की राहुल गांधी के साथ हो सकती है बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? ममता बनर्जी आज दिल्ली आ रही है और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकती है। देखिए तन्वी, इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन के सभी दल एक साथ दिल्ली में जुटने जा रहे हैं। 8 जून को एक घमासान इंडिया गठबंधन के दलों, उनके नेताओं को देखने को मिलेगा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। करीब 11 बजे इंडिया ब्लॉक की बैठक शुरू होगी। इसमें सभी क्षेत्रीय नेता और क्षेत्रीय पार्टियों के पदाधिकारी कई हैं जो अगुवाई कर रहे हैं, इसे पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी और पश्चिम बंगाल में जो संकट उन पर आया है उसमें राहुल गांधी जिस प्रकार से उनके साथ खड़े नजर आए, उससे ये लगता है कि कांग्रेस और टीएमसी एक बार नजदीक आएंगे। और ममता बनर्जी ने कांग्रेस यानी राहुल गांधी से भी गुजारिश भी की थी इस मामले में वो दखल दें। तो कहा जा सकता है कि आज टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंच रही हैं। दिल्ली में आज जब वो पहुंचेंगी उनके कई दलों के नेताओं के साथ बैठक होगी। सबसे बड़ी बैठक का जो आशंका लगाई जा रही है कि उनकी राहुल गांधी के साथ एक अलग से बैठक होनी है इंडिया गठबंधन के अलावा। इस बैठक में राहुल गांधी के साथ जब ममता बनर्जी की बैठक होगी तो मोदी सरकार से एक मंच पर लड़ने के लिए मोदी सरकार जिस तरह से अन्य पार्टियों को, टीएमसी को पश्चिम बंगाल में परेशान करने, उनकी पार्टी तोड़े जाने को लेकर तमाम तरह के जो उठापटक इस समय पश्चिम बंगाल चल रहे हैं, उसमें राहुल गांधी की वो मदद मांग सकते हैं और राहुल गांधी उनके साथ लड़ाई में अगुवाई करते नजर आएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर एक बैठक अलग से हो सकती है और इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो तमाम राज्यों में गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से विपक्षी दल को तोड़ा जा रहा है, छापेमारी की एजेंसियां कर रही हैं, जेल भेजा जा रहा है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन में 8 जून को चर्चा होगी। उसमें एक प्रस्ताव पास होगा। प्रस्ताव पास होने पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ वो फूकेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक और उठता है, क्या केजरीवाल इस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे या नहीं? फिलहाल अभी इस पर संशय बरकरार है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, आरजेडी यानी राबड़ी देवी और तेजस्वी, टीएमसी से ममता बनर्जी खुद पहुंच रही हैं, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, एनसीपी से शरद पवार समेत और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन समेत तमाम ऐसे नेता हैं जो इस इंडिया ब्लॉक गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। और कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, इस पर भी तमाम लोगों की नजरें हैं। फिलहाल एक बार परीक्षा होनी है कि इंडिया गठबंधन में कौन है, कौन नहीं है और मोदी सरकार के खिलाफ अब कौन लड़ना चाहता है, कौन नहीं लड़ना चाहता है, कौन डर गया और कौन अब भिड़ने जा रहा है। तन्वी, थैंक यू, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। ममता बनर्जी की राहुल गांधी के साथ हो सकती है बैठक।
बीजेपी खिलाफ लड़ने के लिए दोनों नेताओं की हो सकती है चर्चा। लखनऊ से खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गिनीज रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 14 जून को होगा देशव्यापी ऑनलाइन योग सत्र। आयुष मंत्रालय का लाखों लोगों को जोड़ने का अभियान। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को भागीदारी बढ़ाने के निर्देश। सुबह 6:15 से 7:35 बजे तक चलेगा योग कार्यक्रम। आयुष मंत्रालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर होगा सीधा प्रसारण। यूजीसी ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से की अपील। एक साथ सबसे अधिक लोगों की सहभागिता से बनेगा रिकॉर्ड। मिस कॉल से होगा पंजीकरण। व्हाट्सएप पर मिलेगा लिंक। गिनीज के लिए अलग डिवाइस से लॉगिन जरूरी। आयुष मंत्रालय और हैबिट हेल्थटेक का संयुक्त ऑपरेशन। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा योग दिवस से पहले, जो तैयारियां की जा रही? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से तैयारियों में जुटी हुई, जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के जिस प्रकार से गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है रिकॉर्ड बनाने के लिए जो है पूरी तैयारी के तहत 14 जून को देशव्यापी ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि आयुष मंत्रालय का बड़ा अभियान होगा। लाखों लोगों को इसमें जोड़ने का जो है कवायद की जाएगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है विश्वविद्यालय, कॉलेज और अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सुबह 6:15 से 7:35 मिनट पर जो है ऑनलाइन योग दिवस का कार्यक्रम ये रखा गया है। तो कह सकते हैं कि ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी के लिए जो है सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी होकर के 14 जून की जो है पूरी तरीके से तैयारी उनके द्वारा की जा रही है, जिससे कि उनका ग्रीन बुक में जो है नाम दर्ज हो सके। इसके तहत जो है ये पूरी प्रक्रिया भव्य रूप में तैयार करने की जो है पुष्टि की गई है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का अवमानना मामलों में सख्त रोक। 2 आईएएस अधिकारियों पर 5-5 हजार रुपए का व्यक्तिगत हर्जाना सरकारी खजाने से नहीं, अपनी जेब से देंगे अफसर। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को 2 सप्ताह से पालन का निर्देश। याची आशीष कुमार दुबे को 5,000 रुपए देने का आदेश। ग्राम्य विकास आयुक्त पर भी 5,000 रुपए का जुर्माना। भुगतान संबंधी आदेश न मानने पर कोर्ट की कार्रवाई। आदेश पालन होने पर अधिकारियों को पेशी से राहत। न्यायमूर्ति सौरभ लंबानिया की एकल पीठ का आदेश। आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को 2 सप्ताह में पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? रामानुज जी, आवाज आ रही है आपको? भुगतान संबंधी आदेश न मानने पर कोर्ट की कार्रवाई। लखनऊ से खबर 2027 मिशन के लिए आरक्षित सीटों पर सपा का फोकस। सुरक्षित सीटों से सत्ता का रास्ता तलाश रही है सपा। पीडीए फॉर्मूले के बाद दलित बहुल सीटों पर बढ़ा जोर। बता दें कि छात्र सभा, योजन सभा और यूथ ब्रिगेड से मांगी गई है रिपोर्ट। आरक्षित सीटों का सपा ने कराया त्रिस्तरीय आकलन। 2022 में कम अंतर से हारी सीटों पर विशेष फोकस। 84 एससी और 2 एसटी सीटों पर चुनावी तैयारी तेज। आरक्षित सीटों पर भाजपा के दबदबे को चुनौती देने की तैयारी। 2022 में सिर्फ 20 आरक्षित सीटें जीत पाई थी सपा। 2022 में कम अंतर से हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस कर रही है समाजवादी पार्टी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, 2027 की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है और जो कम अंतर से सीटें हारी थी उन सभी सीटों पर सपा का फोकस है। साथ ही साथ आरक्षित सीटें जो है उन पर भी समाजवादी पार्टी जो है अपना फोकस पूरा दे रही है। देखिए, अगर बात की जाए कि समाजवादी पार्टी 2027 के मिशन को लेकर चल रही है और इस बार समाजवादी पार्टी अपनी हारी हुई सीटों को जो है उसको जो है तेजी से लड़ना चाह रही है। इसके साथ साथ जो है पीडीए के फार्मूले को सफलता पूर्वक दलित बाहुल्य सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी खास फोकस कर रही है। साथ ही छात्र सभा और जो यूथ है उसको जोड़ने के लिए भी जो है लगी हुई। इसमें माना जा रहा है कि इस बार जो है अलग अलग जो है जगह जो है लोग भेजे जा रहे हैं। वहां पर यूथ की क्या पोजीशन है इसको ही दिखाया और जमीनी हकीकत के लिए जो है ये 3 स्तरीय जो है उन्होंने जो है एक आकलन या कहीं 3 स्तरीय जो है समीक्षा करवाई है। और ऐसे में जो है 2022 की जो सीटें हारी थी उस पर जोर है। जो वर्तमान में सीटें हैं भाजपा जो है समाजवादी पार्टी के पास उसको जो है बचाने के साथ साथ अपने विधायकों से लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्षेत्र में रहो, लोगों से संवाद करो। और जो हारी सीटें हैं वहां पर भी जो है जो प्रत्याशी हारे थे उनसे भी बोला गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 20 जो आरक्षित सीटें हैं उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो जो पीडी के फार्मूले में इस बार जो है टिकट बंटवारे को लेकर कैसे होगा इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। और साथ ही जो है अगर बात की जाए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ तो ठीक उसी तरीके से जो है विधानसभा के अंदर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फोकस कर रखा है ताकि एक सीट को ही मतलब इस समय जो है वो करे या मरो की परिस्थिति में एक सीट को भी जो हारना नहीं चाहते और इसके लिए जो है लगातार वो बैठ के कर रहे हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व या अपने जो पूरे सलाहकार हैं उनसे मुलाकात से उनसे बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यूथ के अंदर जो है एक मैसेज कन्वे कराया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है युवाओं को रोजगार, युवाओं को जो है शक्ति कैसे प्रदान होगी, ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं इस समय जो है 2027 के लिहाज से जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं और सीटों को बहुत फोकस करके चल रहे हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर, यूपी को अगले वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने की मुहिम। 12 जून को 140 बाल श्रम हॉटस्पॉट होंगे बाल श्रम मुक्त घोषित। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम। प्रदेश में 543 बाल श्रम हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। 9 मंडलों में बाल श्रम उन्मूलन पर कार्यशाला आयोजित। दिसंबर 2026 तक 15 जिलों को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी? 12 जून को 140 श्रम हॉटस्पॉट होंगे बाल श्रम मुक्त घोषित। जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से जो है बाल श्रम को लेकर के जो है सरकार की तरफ से जो है पूरी तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि बाल श्रमिकों की को लेकर के जो है जो एक सबसे उनके लिए जो है पूरी तरीके से जो है मनीष जी, ठीक है, मनीष जी की आवाज़ नहीं आ पा रही है। बता दें सभी जिलों में बाल श्रम अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर यूपी को अगले वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने की मुहिम जो है उसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारा सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी। यूपीईएससी से 15 विषयों की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की है। 23 और 4 जून को हुई टीजीटी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। अभ्यर्थी 12 जून रात 12 बजे तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां। आयोग के पोर्टल पर लॉगिन कर देख सकेंगे मास्टर सेट की आंसर की। अंग्रेजी, हिंदी, गणित समेत सभी विषयों की उत्तर कुंजी उपलब्ध है। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी आपत्तियां। ईमेल, डाक या दूसरे माध्यम से भेजी गई आपत्तियां नहीं होंगी मान्य। विषय विशेषज्ञों की जांच के बाद जारी होगी अंतिम उत्तर कुंजी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, ऑनलाइन उत्तर कुंजी जो है वो अपलोड कर दी गई है और ऑनलाइन माध्यम से ही जो आपत्तियां हैं वो स्वीकार की जाएंगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए टीजीटी परीक्षा 2026 की जो प्रोविजनल और उत्तर कुंजी को जो है अब अपलोड कर दिया गया है। जिस प्रकार से यूपीईएससी के ने जो है 15 विषयों को लेकर के जो है ये अपलोडिंग की है और 3 और 4 जून को हुई टीजीटी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। तो कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसी के तहत ये पूरी तैयारी करके जो है अब अपलोडिंग का कार्य पूरा कर दिया गया। अभ्यर्थी 12 जून रात 12 बजे तक जो है अपनी जो आपत्तियां हैं इसमें दर्ज करा सकते हैं। आयोग के पोर्टल पर लॉगिन कर देखा जा सकता है कि मास्टर सेट की आंसर की अंग्रेजी, हिंदी और गणित समेत सभी विषयों की उत्तर कुंजियों को जो उस वेबसाइट पर जो है उपलब्ध रहेंगी। तो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी आपत्तियां और कह सकते हैं कि पूरी प्रकार से जो है प्रशासन और सरकार सतर्क है। इसी के तहत ये पूरी प्रक्रिया की, क्योंकि लगातार जो है चाहे पेपर आउट का मामला हो या देखा जा सकता है सीबीएसई बोर्ड का मामला हो, तो उसमें सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसी के तहत ये प्रक्रिया को अपनाया गया है और किसी प्रकार से विद्यार्थियों को और जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनको कोई समस्या ना हो, उसी की तैयारी के तहत ये कार्य किया गया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि उत्तर कुंजी जो है उसको ऑनलाइन अपलोड किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए जीआरपी, आरपीएफ और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चला रहे हैं। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और जाने जाने वाले यात्रियों की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध व्यक्तियों और लावारिस सामान पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
ये हमारे रूटीन चेकिंग की तरह से ही अभियान हम लोग करते रहते हैं। जैसे हमारे साहब ने बताया है कि जो है आपके माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे, कोई भी संदिग्ध वस्तु, लावारिस वस्तु मिलती है तो जो ड्यूटी पॉइंट पे है वो तुरंत बताया जाए। परीक्षा यहाँ अक्सर होती रहती है। परीक्षा को लेकर जो भी अभ्यर्थी आएंगे वो सकुशल जो है एग्जिट किया जाएगा और किसी प्रकार की भेदभाव ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसका ध्यान। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि राजकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल और साथ में हम लोग जिला पुलिस भी रहती है, जिसके साथ में रेलवे स्टेशन पे सुरक्षा की भावना को और मजबूत करने के लिए, यात्रियों में सुरक्षा की भावना और जागृत हो, इसलिए संयुक्त प्रकार के चेकिंग अभियान इस प्रकार समय समय पर चलाए जाते हैं। हाँ, जैसा कि जानते हैं कि कानपुर में कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जैसे आगामी परीक्षा होने वाली है, तो उस परीक्षा के मद्देनजर भी यात्रियों को और किसी प्रकार के आने जाने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और अराजक तत्व यहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधि न कर पाए, इसलिए इस प्रकार के संयुक्त अभियान चलाया गया। आज भी ये अभियान उसका एक हिस्सा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि शानदार उपलब्धि ने देश का गौरव बढ़ाया और मां भारती को गौरवान्वित किया है। और उम्मीदपाल के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने प्रदेश को गौरवान्वित किया और इन खिलाड़ियों ने अपने कौशल, समर्पण और अनुशासन से राष्ट्र का मान बढ़ाया है। खबर सीकर से, जहां जिले के बेरिस्टाइन के पास एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे में वाहन चालक और उसके 2 साथी समय रहते बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। स्टैंड पर बड़ी है, देख लेना, देख ले तो वहाँ क्या हो रही है दुनिया में। खबर सीकर से है, जहां पर नीच छात्र प्रदीप मेघवाल सुसाइड प्रकरण में पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने वाले समाजसेवी राजेश सोया ने समर्थन में रविवार को सीकर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। भीम आर्मी, स्टूडेंट फेडरेशन, DASFI, भारत मुक्ति मोर्चा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, सीकर के हमारे एक समाज सेवी है राजेश जोया जी, एक युवा साथी है, और राजस्थान में जहां कहीं भी कहीं दलितों के साथ में, महिलाओं के साथ में, पीड़ितों के साथ में कहीं कोई जुल्म अत्याचार होता है तो प्रशासन की और सरकार के खिलाफ न्यायोचित मांगों को लेकर के अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। देखिए, सीकर जिले की जो पुलिस है, इस पुलिस के द्वारा उन्हें दबाने का कार्य किया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, उन्हें हर तरीके से उनका दमन चाहा है पुलिस ने, और 2024 के अंदर उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई। जबकि हम आज जिला कलेक्टर के सामने हमने उपस्थित होकर के हमने मांग की है ज्ञापन के माध्यम से कि इस पूरे मामले की, हाँ जी, क्या मांगे की है, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।